हेलो एंड वेलकम। मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइजर, जहां हम अपने आसपास की दुनिया को समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी भारतीय के सामने आरजी कर मेडिकल कॉलेज का नाम लेके तो देखिए, उसका शर्मिंदा होना आपको साफ दिखेगा। इस संस्थान की चार दीवारी में एक ऐसा कांड हुआ है जिसने इंसानियत को शर्मसार करके रख दिया और पोल खोल दी पश्चिम बंगाल लॉ एंड ऑर्डर की, हमारे नाम नेहाद नेता और इन्फ्लुएंसर्स की, और मोदी सरकार की मास्टर स्ट्रोक वाली चुप्पी की, और हमारी एज ए सोसाइटी जो नारी को पूजती तो है पर उसे वो हक और इज्जत नहीं देना चाहती जो वो डिजर्व करती है। इस घटना की डिटेल्स मैं आपसे डिस्कस नहीं कर सकता। यकीन मानिए, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे वो डिटेल्स पढ़कर एंग्जाइटी होने लगी थी। वो इतनी विभत्स, इतनी ग्रोसम और इतनी दिल को दहला देने वाली थी। वैसे भी केस अब सीबीआई के पास है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका सुओ मोटो नोटिस लिया है, इसलिए ये एक इवॉल्विंग स्टोरी है जिसमें नित नए खुलासे होते रहेंगे और मैं आपको इस पे अपडेट करता रहूंगा एज दे अनफोल्ड। आज हम बात करेंगे आरजी कर मेडिकल कॉलेज के इतिहास की, कि कैसे एक प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूशन विवादों, अटकलों और क्राइम का गढ़ बन गया। जी हाँ, हाल ही में हुए एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर से भी पहले यहाँ पे काफी कुछ ऐसा हो चुका है जो आपके होश उड़ा देगा। सुसाइड और अननेचुरल डेथ से लेकर पोर्नोग्राफी और सेक्स रैकेट तक। और तो और अगर एक बीजेपी नेत्री की माने तो यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन हार्वेस्टिंग रैकेट भी चलता है। मैंने कहा था ना कि आपके होश उड़ जाएंगे। आज आरजी कर मेडिकल कॉलेज की कहानी हमें सुननी जरूरी है। ये कहानी सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन के बनने और बर्बाद होने की नहीं है, ये कहानी है हमारे नैतिक मूल्यों के ह्रास की। ये कहानी है पश्चिम बंगाल की सरकार की निर्लज्जता की। ये कहानी है वहां के बिगड़ते हुए लॉ एंड ऑर्डर की। ये हमें सोचने पर मजबूर कर रही है कि हम एज ए सोसाइटी कहां जा रहे हैं। कल्पना कीजिए एक डॉक्टर की जो हर रोज बेलघरिया से दमदम तक साइकिल पर सफर करता है, उन लोगों का इलाज करने के लिए जिनके पास इलाज की कोई सुविधा नहीं है और ना ही इलाज के लिए कोई पैसा। इस डॉक्टर को साधारण समझने की गलती मत कीजिए। ये थे हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में एक संपन्न परिवार में 23 अगस्त 1952 में जन्मे राधा गोविंद कर। इनके पिता दुर्गादास कर ने ढाका, जो मॉडर्न डे बांग्लादेश की राजधानी है, में मिडफोर्ड हॉस्पिटल की स्थापना की थी। 3 साल कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में बिताने के बाद 1883 में ये स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग विश्वविद्यालय चले गए, जहां उन्होंने चिकित्सा विज्ञान में ऑनर्स के साथ स्नातक की डिग्री हासिल की और MRCP बने। 1899 में जब कलकत्ता में प्लेग फैला तो डॉक्टर कर ने बंगाल का रुख किया ताकि गरीब और वंचितों की जानें बचाई जा सके। डॉक्टर कर के बारे में मशहूर था कि वो न केवल मरीजों को मुफ्त इलाज करते थे बल्कि उन्हें दवाइयों के लिए पैसे भी देते थे। इसी समय उनकी मुलाकात होती है एक आयरिश महिला सिस्टर निवेदिता से, जो नॉर्थ कोलकाता की गलियों में मरीजों की सेवा कर रही थी। बाद में दोनों ने साथ मिलकर इस महामारी को रोकने के लिए काम किया। डॉक्टर कर ने मेडिकल साइंसेज पर कई किताबें लिखी, पर उन्हें जल्दी समझ आ गया कि ये काफी नहीं है। उन्होंने एक अस्पताल बनाने का सपना देखा जहां पर आम जनता का सस्ता और बढ़िया इलाज किया जा सके। इसके लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए उन्होंने अपना सारा सामान बेचा, जमीनें बेची और शादी और समारोह में जाकर लोगों से पैसे तक मांगने लगे। ये किसी भी भद्र पुरुष के लिए अभूतपूर्व था। लोग हैरान होते थे लेकिन उनकी निष्ठा देखकर मदद भी करते थे। इस तरह उन्होंने 25,000 रुपए जुटाए, जमीन खरीदी और बेलघरिया में 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया, जिसे बाद में एल्बर्ट विक्टर हॉस्पिटल नाम दिया गया। उनके प्रयासों से यह कॉलेज 1904 में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स ऑफ बंगाल में शामिल हो गया। 1916 में इसे ब्रिटिश सरकार ने कार्माइकल मेडिकल कॉलेज का नाम दिया, लेकिन 1948 में भारत की आजादी के बाद डॉक्टर विधान चंद्र राय, जो पश्चिम बंगाल के CM थे, ने इसका नामकरण डॉक्टर राधा गोविंद कर के नाम पर किया। डॉक्टर कर ने सस्ती स्वदेशी दवाइयों के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय के साथ मिलकर भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी की नींव रखी, जिसका नाम था बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। क्या आपको नहीं लगता डॉक्टर गोविंद कर को जो सम्मान, जो पहचान मिलनी चाहिए थी वो उन्हें कभी मिली ही नहीं? हम तो उनका नाम तक नहीं जानते थे। पर क्या है कि वो कभी राजनीति के हिसाब से कभी रेलेवेंट रहे ही नहीं, इसलिए हमने उन्हें भुला दिया। अपने हीरोज को भुलाने की हमें आदत है। कहते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है किसी भी समाज या राष्ट्र के तरक्की के लिए, पर किसी भी पार्टी की निर्विवादित हेजेमनी या यूं कह ले एक छत्र राज कभी किसी स्टेट या नेशन के लिए अच्छा नहीं होता। पश्चिम बंगाल के साथ भी यही हुआ। 1970 से लेकर 2011 तक लगातार पश्चिम बंगाल में लेफ्ट की सरकारें रही। 5 बार ज्योति बसु के नेतृत्व में और 2 बार उनके सक्सेसर बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में।
2011 से 2024 तक मां माटी मानुष का नारा लेकर आई ममता बनर्जी का एक छत्र राज्य है। पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं बदला सिवाय मुख्यमंत्रियों के, और मेरा मानना है कि कोई नई सरकार भी आए तो भी यहां बहुत कुछ बदलने नहीं वाला। कारण है रैकेटियरिंग, जो यहां के डीएनए में घुस चुकी है। जो रैकेट्स लेफ्ट की सरकारों में पनपे वो आज टीएमसी के रूल में फुल फ्लेज्ड इंडस्ट्री बन चुके हैं। तारीख है 25 अगस्त 2001। आजीकर मेडिकल कॉलेज के चौथे साल के छात्र सौमित्रा विश्वास का शव उनके हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटका मिला। इसे तुरंत आत्महत्या करार दिया गया। समझ में नहीं आता कि पुलिस को इस मेडिकल कॉलेज में हुई हर संदिग्ध मौत को आत्महत्या करार देने का क्या शौक है। इस पर परिवार और छात्रों ने संदेह जताया, क्योंकि डॉक्टर सौमित्रा विश्वास के पास आत्महत्या करने का कोई ठोस कारण नहीं था। और उससे भी बड़ी बात, जिस रस्सी से उन्होंने आत्महत्या की थी वह बहुत छोटी थी। एक अकेले व्यक्ति के लिए इतनी छोटी रस्सी से आत्महत्या करना नामुमकिन नहीं तो बहुत मुश्किल जरूर है। जब विवाद बढ़ा और सीबीआई की मांग की जांच उठी तो कोलकाता हाई कोर्ट ने सीआईडी को यह मामला सौंपा, पर सीआईडी भी कुछ खास नहीं कर पाई और एक साथी छात्रा और अमिता दास की गिरफ्तारी के बावजूद मामला आज भी अधूरा है और डॉक्टर सुमित्रा की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। सूत्र बताते हैं कि बहुत ताकतवर स्टूडेंट यूनियन के होते सीआईडी के मुख्य संदिग्धों से पूछताछ करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई और अस्पताल एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी उन्हें कॉपरेट ही नहीं किया। कहते हैं डॉक्टर सौमित्रा विश्वास के मर्डर के पीछे एक बहुत ही घिनौना कारण है। इस मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन की मिलीभगत से यहाँ पे एक सेक्स और पोर्नोग्राफिक रैकेट चलता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये वहाँ के एक्स डॉक्टर्स और डॉक्टर विश्वास के घर वाले कह रहे हैं। इस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स में पास ही के रेड लाइट एरिया सोनागाछी से सेक्स वर्कर्स को लाया जाता और अश्लील फिल्में शूट की जाती और तो और उनकी शक्लों को मॉर्फ किया जाता, उनकी जगह हीरोइंस और किसी और की शक्लें लगा दी जाती। कहते हैं कि इसी रैकेट ने एक बार डॉक्टर विश्वास की महिला मित्र की फोटो मॉर्फ कर दी उस परफॉर्मर पर। यह बात डॉक्टर विश्वास पे नागवार गुजरी और उन्होंने रैकेट के कर्ता धर्ताओं को कन्फ्रंट किया और यही उनके मर्डर का कारण भी बना। कहा तो यहाँ तक जाता है कि यह घिनौना काम सेक्स वर्कर्स के साथ ही नहीं, अस्पताल में आई महिलाओं के डेड बॉडीज के साथ भी किया जाता था। इसे नेक्रोफीलिया कहते हैं। सीआईडी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि उन्हें हॉस्टल के कमरे में एक ट्राइपॉड और एक रिफ्लेक्टर मिला। जिस जमाने में सोशल मीडिया तो छोड़िए, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, उस जमाने में रिफ्लेक्टर और ट्राइपॉड को सिर्फ फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी से जुड़े प्रोफेशनल्स ही यूज करते थे। ये प्रोफेशनल इक्विपमेंट एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल के कमरे में क्या कर रही थी, वो भी लावारिस हालत में। शक तो बनता है ना। और पोर्नोग्राफी रैकेट वाली बात भी सीआईडी को पूछताछ के समय छात्र डॉक्टरों ने ही बताई। सीआईडी पर बहुत ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर रहा होगा इस केस को दबाने का, इसीलिए इन आरोपों की कभी पुष्टि नहीं हो पाई और शायद ये रैकेट अनवरत चलता आ रहा है। मैं शायद कह रहा हूं, शायद। डॉक्टर सौमित्रा विश्वास की मृत्यु कोई आखिरी मृत्यु नहीं थी। इस घटना के ठीक 2 साल बाद एक और अननेचुरल डेथ होती है जिसपे अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। 2003 में 23 वर्षीय एमबीबीएस इंटर्न सुब्रज्योति दास की मौत भी हॉस्टल की इमारत से गिरने के बाद हुई। पुलिस की माने तो डॉक्टर दास ने एंटी डिप्रेसेंट इंजेक्ट किए थे और कूदने से पहले अपने नसीबी काट ली थी। इस मामले में भी कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक और दुखद घटना में 25 वर्षीय पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी पौलमी साहा की मौत शामिल है। पौलमी ने कथित तौर पर अस्पताल की 6ठी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। उनकी मृत्यु संदिग्ध थी, पर इसमें भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। डॉक्टर सुमित्रा के मामले की तरह ही पौलमी की मौत ने भी कई सवाल छोड़े। अस्पताल प्रशासन का मानना था कि वो डिप्रेशन में थी, जो कोविड क्लिनिक में उनके काम के कारण और बढ़ गया था, पर उनके दोस्त और सहकर्मी ऐसा नहीं समझते। हम नहीं जानते कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में क्या चल रहा था, या यूं कह ले क्या क्या चल रहा था। सबूतों के अभाव में हम ये नहीं कह सकते कि इस कॉलेज में कोई सेक्स रैकेट या पोर्नोग्राफिक रैकेट चल रहा था या फिर उससे भी आगे जाके कोई ऑर्गन हार्वेस्टिंग रैकेट चल रहा होगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के बीचों बीच स्थित ये कॉलेज इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में गिना जाता है और यहाँ पे इतना बड़ा कांड हो रहा था और किसी को पता भी नहीं। जो ये आरोप लग रहे हैं, खासकर ये ऑर्गन हार्वेस्टिंग के, ये अभी लगे हैं और ये ज्यादातर मुझे लगता है पॉलिटिकल मोटिवेटेड है। सबूतों के अभाव में हम इन आरोपों को आंखें बंद करके नहीं मान सकते। डॉक्टर सौमित्रा विश्वास की मौत की छानबीन के दौरान सीआईडी के सामने छात्रों ने यह तो कबूला कि यहाँ पोर्नोग्राफी और सेक्स रैकेट चलता है, पर उसके सबूत नहीं दे पाए। और रही बात रिफ्लेक्टर और ट्राइपॉड होने की, तो उसे कोई कॉन्क्रीट सबूत नहीं माना जा सकता। वो एक सहयोग मात्र भी हो सकता है।
पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरजी मेडिकल कॉलेज में करप्शन, मिसमैनेजमेंट और मैल मैनेजमेंट है। इसका कारण है पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। जी हां, मैं स्टेबिलिटी नहीं कह रहा हूं, स्टैग्नेशन कह रहा हूं। पश्चिम बंगाल के हर इंस्टीट्यूट की तरह इस इंस्टीट्यूट में भी स्टूडेंट यूनियन और एम्प्लॉय यूनियन बहुत ताकतवर है। उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और रूलिंग पार्टी के साथ एक नेक्सस बना दिया है। इस गंदगी को साफ करना पड़ेगा, पर बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्योंकि यह यूनियन सरकार के वोट बैंक और एक पॉलिटिकल क्लाउड का हिस्सा है। इसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक जनता नहीं चाहेगी। याद रखिए, आरजे मेडिकल कॉलेज जैसे बड़े और प्रतिष्ठित इंस्टीट्यूट्स रातों रात नहीं बनते। इनके पीछे विजन, मेहनत और समर्पण होता है। हम झूठी सच्ची आधी अधूरी बातें सुनकर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज पर अपनी धारणा नहीं बना सकते और इस इंस्टीट्यूट पर सवाल नहीं उठा सकते। जी हां, ये मैं जरूर कहूंगा कि जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्षता से जांच हो ताकि सच बाहर आ सके, वरना ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज फ्लोट करती रहेंगी और ये इंस्टीट्यूट को अंदर ही अंदर खोखला करती रहेंगी। इन हवाई बातों के चलते ना तो वहां पे पेरेंट्स अपने बच्चों को उस इंस्टीट्यूट में भेजना चाहेंगे और ना ही कोई मरीज वहां जाके अपना इलाज करवाना चाहेगा। कोई अपने बच्चे या ऑर्गन्स को खोना नहीं चाहता। पर हां, जिस तरह से इस कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पीड़िता के केस को डील किया है, उससे शक जरूर उठता है। ये बेखुदी यूं ही नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अस्पताल प्रशासन और खासकर उसके प्रिंसिपल संदीप घोष ने पुलिस के साथ मिलकर पूरा प्रबंध कर दिया था कि यह मामला रफा दफा हो जाए। उन्होंने पुलिस को लेट बुलाया। तब तक क्राइम सीन एक पब्लिक पार्क बन चुका था जहां कोई भी आ जा रहा था। ऐसे में सबूतों के साथ छेड़छाड़ होना एक सामान्य सी बात है। जैसे कि दिल्ली के नूपुर तलवार केस में हुआ, सीबीआई क्राइम सीन से कुछ भी पुख्ता हासिल नहीं कर पाएगी और ये केस भी उसी बंद गली में जाता दिख रहा है जैसे कि नूपुर तलवार का केस गया था या सुशांत सिंह राजपूत का केस। सीबीआई कोई जादूगर नहीं है, वो सिर्फ सबूतों के आधार पे केस बिल्डअप करती है और अगर सबूतों से छेड़छाड़ की गई तो वो भी कुछ नहीं कर पाएगी। यहां तक कि अननेचुरल डेथ कह के बॉडी का पोस्टमार्टम पहले किया गया और एफआईआर बाद में लॉन्च की गई। ये क्रिमिनोलॉजी के इतिहास में शायद पहली बार ऐसा हुआ होगा। ये वही बात हो गई कि सजा पहले दे दो और सबूत बाद में ढूंढो। और तो और पोस्टमार्टम भी आरजीकर हॉस्पिटल में ही हुआ और अगर उस पीड़िता के साथी छात्र आवाज ना उठाते तो शायद वीडियोग्राफी भी ना होती। सरकार के नकारात्मक रवैये और कुछ काली भेड़ों के चलते एक बेहतरीन इंस्टीट्यूशन आज बदनामी झेल रहा है। जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और यहां तक कि सरकार मामले की लिपापोती करना शुरू कर देते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बनना लाजमी है। सोशल मीडिया पर लगातार सवाल उठ रहा है कि ये सब मिलकर किसको बचाना चाहते हैं। क्या सच में आरजेकर मेडिकल कॉलेज में कुछ ऐसे रैकेट्स चल रहे हैं जिसमें बहुत बड़े नाम भी शामिल हैं? अगर जांच में इतने लैप्सेस नहीं होते, निष्पक्ष जांच होती, तो शायद ये केस इतना बड़ा भी ना बनता और ना ही मीडिया ट्रायल होता। मैं जानता हूं इस जघन्य अपराध के बाद लोगों का आक्रोशित होना जायज है, पर मीडिया ट्रायल इसका सॉल्यूशन नहीं है। याद रखिए, मीडिया ट्रायल एक बायस्ड नैरेटिव बनाता है। हम आप जैसे लोगों को क्रिमिनोलॉजी का कोई ज्ञान नहीं है और ना ही इस स्पेसिफिक केस का। हमें जो भी पता है वो हमने मीडिया से ही पढ़ा है, सुना है और देखा है और इस सच्ची झूठी जानकारी पर हमने अपनी धारणाएं बना ली है। एक कंफर्मेशन बायस बन गया हुआ है कि जो हम सोचते हैं वो ही सही है। मान लीजिए केस में निष्पक्ष जांच होती है और निकल के आता है कि सिर्फ संजय रॉय ही दोषी है और केस रेप का केस है, गैंग रेप का नहीं, तो हमें लगने लगेगा कि जांच अधिकारी और सीबीआई कॉम्प्रोमाइज्ड है। इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूशंस पर हमारा विश्वास कम होता है, जो हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। मीडिया ट्रायल से न्यायिक प्रक्रिया पर भी असर पड़ता है। जब चारों ओर इतना शोर मचता है तो जजेस को भी कई बार फैसला जल्दबाजी में देना पड़ता है और ऐसे फैसले साक्ष्यों के आधार पर कम और जनमत से प्रभावित होकर ज्यादा होते हैं। सोशल मीडिया के आने के बाद तो मीडिया ट्रायल का स्वरूप ही बदल गया। अब हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज करके अपनी बात कह रहा है, अपनी नई नई थ्योरीज दे रहा है। पर कभी सोचा है कि पीड़ित और उसके परिवार वालों पर क्या गुजरती होगी जब ये थ्योरीज उनका चरित्र हनन करती है और उनकी प्राइवेसी को इन्वेड करती है? पहले से ही दुख में डूबे उनके परिवारों को मानसिक तनाव अलग से झेलना पड़ता है इस मीडिया ट्रायल के कारण। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप इस विषय पर बात ना करें, मैं तो बस इतना कह रहा हूं कि मीडिया ट्रायल ना करें इस केस का। ये बहुत सेंसिटिव केस है, ये महिला सुरक्षा से जुड़ा है, ये हेल्थ केयर प्रोफेशनल से जुड़ा केस है जिनकी परेशानियों को हम हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं। शायद अगर उस अभागी ट्रेनी डॉक्टर के साथियों ने आवाज नहीं उठाई होती तो यह मामला दब जाता।
मैं बस इतना चाहता हूं कि आप हाफ बेक झूठी कहानियां और ये प्रोपेगेंडा और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बचें। ये सारी चीजें आपको बायस बनाती हैं और आपके सोचने समझने की शक्ति को क्षीण करती है। आप पीड़िता के लिए न्याय मांगते रहिए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिनों के बाद मामला ठंडा हो जाए और सरकार अपनी जवाबदेही से साफ बच निकले। आप इंस्टीट्यूशंस को कोसने के बजाय उनमें छुपी काली भेड़ों को चिन्हित करें और उनके खिलाफ आवाज उठाएं। क्या पता शर्म से ना सही हमारे डर से ही सरकारें जागें और वो कुछ ठोस कार्रवाई करें। सवाल है हमारे भविष्य का, सवाल है हमारी बेटियों का। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब।